नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, अंततः जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डी डे, डूम्सडे, वो आज आ ही गया झारखंड में। आज करीब 1 बजे ईडी के सदस्य अपने जो यहाँ के उनके ज्वाइंट डायरेक्टर हैं कपिल राज, उनके नेतृत्व में पूछताछ करने के लिए हेमंत सोरेन के पास पहुंच गए। वो टीम पहुंच गई और 8 घंटे तक, दोस्तों 8 घंटे तक हेमंत सोरेन से, जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उनसे जो है ईडी की टीम पूछताछ करती रही। अब अंदर में क्या पूछताछ हुई, सिर्फ सूत्रों से खबर है। सूत्रों से खबर यह है कि करीब 50 क्वेश्चन का सेट था, अर्थात उनसे करीब 50 क्वेश्चन पूछा गया। दूसरी खबर यह है कि जब उनसे पूछताछ हो रही थी उससे पहले बाहर बहुत गहमा-गहमी थी, खास करके जो आदिवासी संगठन है, विशेष करके जो जेएमएम, जो शिबू सोरेन की पार्टी है, उस पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी रोष देखा गया और उसका प्रकटीकरण जो है सीएम आवास से थोड़ी दूर पर पूरे दिन भर कमोबेश होती रही। एक समय तो ऐसा है कि सीआरपीएफ की करीब 10 गाड़ियां फोर्स को लेकर वहां पहुंची, लेकिन फिर स्थानीय प्रशासन, जो यहाँ की पुलिस प्रशासन है, उनसे आश्वस्त होने के बाद फिर वो लौट गई। वहां पर जो सीएम आवास है उसके सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है वो स्थानीय जो जिला की पुलिस है और सीआईएसएफ के जो जवान हैं उनके पास ही रही और वो लोग ठीक ढंग से सब स्थिति को संभालते रहे। लेकिन जो जेएमएम के कार्यकर्ता पूरे दिन भर सुबह ही वो लोग आ गए थे, पूरे दिन भर वहां पे जमे रहे और सिर्फ ये सीएम आवास के पास ही जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश नहीं दिखाया है। जो खबर आ रही है उसके अनुसार पूरे झारखंड के सभी जिलों के जिला मुख्यालय पर जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और ईडी का पुतला जो है अपना रोष प्रकट करने के लिए उसको उन्होंने पुतला दहन किया या फूंका। ये सब दोस्तों दिन भर होते रही। अंततः जो करीब 9 बजे के लगभग जो ईडी की टीम जो है मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकली और चली गई बिना कुछ बताए। मीडिया वालों से उन्होंने कुछ नहीं बताया। उसके थोड़ी देर बाद जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी वो भी बाहर आए, मुस्कुराते हुए आए और कहे कि सब कुछ ठीक है। फिर वो अपने कार्यकर्ताओं से मिले, लेकिन निकलने के बाद उन्होंने 2 बयान दिया। एक तो उन्होंने बयान ये दिया कि मेरे खिलाफ साजिश का जाल बिछाया जा रहा है या साजिश रची जा रही है उनके कहने के अनुसार। और दूसरे उन्होंने कहा कि मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं झारखंडी हूं और झारखंडी कभी डरता नहीं है। उनका इशारा डर ईडी के से तो उतना नहीं था जितना ज्यादा उन्होंने केंद्र सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से कोसने का काम किया। तो ये तो दोस्तों हुई आज की दिन भर की घटना। इस दिन भर की घटना में दिन भर जो है मजमा लगा रहा मुख्यमंत्री आवास के चारों तरफ और कुछ विशेष हुआ नहीं। हमको ये भी नहीं पता है कि इनसे जो प्रश्न पूछे गए, ये सबको पता है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही कि जमीन घोटाले से संबंधित थी। इनसे पूछा गया कि आपके इनकम का सोर्स क्या है और आपके पास में और कौन कौन सी संपत्ति है, आपने कौन कौन सा संपत्ति अर्जन किया है। मुख्यतः यही 3 सवालों मुद्दों के चारों तरफ जो है ईडी का जो भी प्रश्न था वो घूमता रहा। तो ये तो हुई दोस्तों आज के खबर की, झारखंड से जो खबर आ रही है उसकी पहली कड़ी। दूसरी कड़ी ये है कि आज ही झारखंड सरकार ने अपने बजट सत्र की घोषणा कर दी। बजट सत्र जो है वो 9 फरवरी को प्रारंभ होगा, 15 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा और ये सत्र जो है 29 फरवरी तक चलेगी। ये आज का ये है। अब इसका थोड़ा विश्लेषण किया जाए। देखिए, ईडी बिना कुछ कहे मुख्यमंत्री आवास से लौट गई है। इसका यह मतलब नहीं है कि ईडी मुख्यमंत्री जी के जवाबों से सेटिस्फाई है या सेटिस्फाई नहीं है, यह भी नहीं कहा जा सकता। ये 2 दिन बाद, 1 या 2 दिन बाद आपको पता चलेगा कि ईडी इनके जवाबों से सेटिस्फाई है कि नहीं है। दूसरा, मुख्यमंत्री पर जो ये तलवार लटक रहा है ये अभी हटा नहीं है, क्योंकि ईडी की कार्रवाई को जो लोग जानते हैं उनके अनुसार जब आज इन्होंने प्रश्न जो भी जवाब दिया,
अब ईडी के बारे में दोस्तों मैं एक चीज बता दूं कि ईडी की जो पूछताछ होती है इतनी लंबी लंबी क्यों होती है। होता यह है कि आपको प्रश्न दिया जाता है और आपको लिखित में जवाब देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है या कोई बैठ करके जो है उसको टाइप कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका जवाब आपको लिखित में देना पड़ेगा। इसलिए किसी से भी अगर ईडी की पूछताछ होती है तो बहुत लंबी चलती है। तो आज जो है ये पहली मैंने जो पूछताछ की ये जो कड़ी है उसका ये पहला दिन है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि 1 या 2 दिन के अंदर में फिर से इनको सम्मन मिलेगा। वैसे भी हेमंत सोरेन 8वीं सम्मन प्राप्त होने के बाद ईडी के सवालों का जवाब देने को तैयार हुए हैं और आप तय मानिए कि इनको 1 या 2 दिन में फिर से सम्मन मिलने वाला है और इनको फिर से बुलाया जाएगा या इनके पास ईडी के जिस तरह से आज जो सीएम आवास पर जो है पूछताछ हुई है, इसी प्रकार से फिर से ईडी के सदस्य इनके पास पहुंचेंगे और फिर से इनसे जो है सवाल जवाब किया जाएगा। ये तो हुआ दोस्तों एक। अब इसी समय में इन्होंने जो बजट सत्र की घोषणा की है दोस्तों, आप ये मान के चलिए कि फरवरी लास्ट वीक या जनवरी फर्स्ट वीक में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। ठीक है। अब जो केजरीवाल कर रहे हैं, केजरीवाल को भी सम्मन पे सम्मन आ रहा है, वो भी कन्नी काट रहे हैं। अब वो अभी वो तो पहले से ही कहना चालू कर दिए कि ये लोग नहीं चाहते हैं केंद्र सरकार, सबका जो निशाना होता है, जिस पर भी ईडी की कार्रवाई होती है उसका निशाना केंद्र सरकार ही होता है। तो उन्होंने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि मैं लोकसभा चुनाव में अपने पार्टी का प्रचार कर सकूं। एग्जैक्टली वही चीज झारखंड में होने वाला है। 29 के बाद तब तक या तो तारीख आ चुकी होगी लोकसभा की या आने वाली होगी। दोनों ही स्थिति में यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। ये सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, समझिए कि इनका ये पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये इनके परिवार की पार्टी है। अब अगर बजट सत्र के बाद ये कहते हैं कि मुझे प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है, केंद्र सरकार नहीं चाहती कि मैं प्रचार करूं, केंद्र सरकार ने वो ये तो कहेंगे भाजपा नहीं चाहती कि हम प्रचार कर सकें, तो जिस तरह से केजरीवाल इसको मुद्दा बना रहे उसी तरह से हेमंत सोरेन बनावेंगे। अब इस बीच में जब 9 तारीख से बजट सत्र जो है फरवरी में चालू हो जाएगी। अब सत्र चलते समय आप किसी भी व्यक्ति को, अगर वो एमपी एमएलए या कुछ भी है, अर्थात संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य, आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि वो कोई मर्डर या डकैती या इस तरह का कोई मामला ना हो। तो इस तरह का मामला तो है नहीं। ये मामला तो मनी लॉन्ड्रिंग का है या फिर आपने आय से अधिक संपत्ति का अर्जन कर लिया है, जो भी मामला है, ये मामला मर्डर या किसी और क्रिमिनल एक्टिविटी से सीधे सीधे नहीं जुड़ा हुआ है। तो आप इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं 9 फरवरी के बाद, जब तक ये सत्र चलेगा। और ये जो है अभी आज 20 तारीख हो ही गई। अब अगर ये फिर से मान लीजिए 2 दिन के बाद में 22 तारीख को ईडी फिर से सम्मन करती है, तो ईडी सम्मन 22 को अगर करती है तो ये तो नहीं कहेगी आप 23 को आ जाइए, फिर इनको 1 सप्ताह का समय देगा। अब जब 1 सप्ताह का इनको समय मिल जाएगा हेमंत सोरेन को, तो आसानी से कहते हैं भाई मैं बजट सत्र, मैं अपने राज्य का बजट बना रहा हूं, इस समय तुम जो समय तकलीफ दे रहे हो, तंग कर रहे हो, जबकि इससे जो है सो पूरा जुड़ा हुआ है हमारे राज्य का भविष्य। तो इनके पास कहने को हो जाएगा। तो दोस्तों, जहां भी ईडी का सम्मन आ रहा है, जहां भी, चाहे वो दिल्ली में हो या झारखंड में हो, सबको पता है कि लोकसभा चुनाव सर पे है। कोई भी जो भाजपा है, जो अभी केंद्रीय सरकार है, कोई नहीं रिस्क लेना चाहता है, किसी को बिठे बिठाए कोई मुद्दा नहीं देना चाहता है। कोई चिल्लाता फिर कि देखो हमको चुनाव प्रचार नहीं करने दे रहा, जब तक कि कोई अप्रत्याशित घटना ना हो जाए, कोई अप्रत्याशित एविडेंस, जिसको सबूत कहते हैं, साक्ष्य ईडी के हाथ न लग जाए, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये जो भी कार्रवाई होगी वो अब लोकसभा चुनाव के बाद ही समझिए। अब लोकसभा चुनाव के बाद ही जो भी होना है वो होगा, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, यही कारण है जब आप बिहार देखते हैं, बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं है, वो उप मुख्यमंत्री, और उप मुख्यमंत्री का पद जो है एक सामान्य मंत्री से ज्यादा महत्व नहीं रखता है।
ये सिर्फ लोगों को बताने के लिए कि ये नंबर 2 है। अन्यथा उप मुख्यमंत्री जैसे पद का उल्लेख कहीं संविधान में नहीं है, कहीं उप प्रधानमंत्री जैसे शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। तो इनको गिरफ्तार करना, जैसा दिल्ली में हुआ था, मनीष सिसोदिया भी वहां पे उप मुख्यमंत्री थे, उनको गिरफ्तार करना ईडी के लिए बहुत ही आसान है। लेकिन केजरीवाल चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं, इसी तरह से हेमंत सोरेन यहाँ पे मुख्यमंत्री है, इनको आप इतनी आसानी से गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, ये संभव नहीं है। और बिहार में ये संभव है। तो ये तो रही बात सीधे सीधे दोस्तों कि क्या होने वाला क्या नहीं। लेकिन झारखंड के लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि ये जो बजट सत्र है या ये जो बजट पेश किया जाएगा झारखंड सरकार द्वारा, ये इस सरकार की अंतिम बजट होगी, क्योंकि इसी साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाला है। तो ये अंतिम बजट है। तो स्वाभाविक है कि जैसे अभी केंद्र सरकार जो है वो भी पेश करेगी अपने अंतिम बजट, तो स्वाभाविक है कि वो भी अपने चुनाव को, जो आने वाला चुनाव है उसको ध्यान में रखकर ही बजट पेश करेगी, जिसमें बहुत सारे लोक लुभावन चीज होंगे लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। उसी तरह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो झारखंड का बजट आने वाला है उसमें भी बहुत कुछ लोक लुभावन होगा, जो यहाँ के लोगों के हित में, जो 5 साल में नहीं हुआ वो घोषणा होने की संभावना है, उसकी घोषणा हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिलने वाला। जहां तक अनुपूरक बजट बीच में भी लाया जाता है, लेकिन वो अब संभव नहीं है, क्योंकि अगर अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा तो आप समझ लीजिए कि जुलाई, मैंने आपके पास में और सिर्फ 4-5 महीने ही बचे हैं जिसमें आप कुछ घोषणा कर सकते हैं। एक बार की जो चुनाव तारीख की घोषणा होगी, आचार संहिता लागू हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी एक और भी चीज जो अब बहुत सारी राज्य सरकारों को समझ में आ रहा है, केंद्र सरकार को भी, कि अगर आप चुनाव से पूर्व कुछ दिन पहले अगर कोई घोषणा करते हैं तो उसका कोई भी प्रभाव चुनाव पर नहीं पड़ता है। चुनाव पे किसी भी योजना का प्रभाव तब पड़ता है जब आप उसको कम से कम 6-7 महीना पहले उसको घोषणा करने के पश्चात आप उसका क्रियान्वयन कर चुके हो, अर्थात जो भी आप योजना लाते हैं लोक लुभावन, उसका इम्प्लीमेंटेशन सफलतापूर्वक उस राज्य में हुआ हो। ये अब सब राज्य सरकारों को पता है। जिस तरह से बिहार में देखिए टीचर लोगों की नियुक्ति हो रही, क्योंकि उनको भी पता है कि इसके बाद जो चुनाव, हालांकि वहां 25 में है, 25 में, लेकिन अगर वो अभी से नहीं करेंगे तो उनको भी इसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। लोग घोषणाओं के आधार पर और चुनावी वादों के आधार पर अब वोट नहीं कर रहा है, अब वो वोट इस बात पे कर रहे हैं कि इससे हमको क्या फायदा मिल चुका है, अर्थात आपको करके दिखाना पड़ेगा। ये नहीं कि हम करेंगे जो फ्यूचर टेंस की बात होती है उस पर अब जो सो मतदाता रिझने वाला नहीं है। ये चीज झारखंड सरकार को भी पता है, और वो अभी बहुत सारे लोक लुभावन और बहुत सारे संवेदनशील मुद्दे जो यहाँ के लोगों को, विशेषकर यहाँ के आदिवासी लोगों को, जो आदिवासी जनमानस है, ये बड़े भोले वाले हैं, ये बड़े संवेदनशील मुद्दों पे बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं और करना भी चाहिए। आखिर अगर वो अब रिएक्ट नहीं करें तो फिर झारखंड राज्य का निर्माण ही क्यों हुआ था? अगर आप जो आदिवासी यहाँ पे जो आदिवासी बहुल ये राज्य है, अगर उनकी मांगों पर आप ध्यान ही नहीं देंगे तो फिर पृथक राज्य क्यों बना? अब बिहार में ही रहते, वहां भी तो लोगों के लिए घोषणाएं होती ही रहती थी। तो ये जो विशेष करके जो आदिवासी वर्ग को जो आपको सेटिस्फाई करना है, उससे संबंधित भी बहुत सारे घोषणाएं होंगी, जिनमें से मुख्य है जो 32 का खतियान तो चल ही रहा है, वो चलता ही रहेगा, उसकी वजह से सरना कोड है। तो ये तो 2 हैं बड़े संवेदनशील मुद्दे हैं। लेकिन इससे ज्यादा मुझे लगता है कि कुछ न कुछ आर्थिक, क्योंकि आर्थिक जो आप योजना लाते हैं और अगर उसका लाभ अगर प्राप्त करता है कोई वर्ग तो वो आपका वोटर बन जाता है, क्योंकि लाभार्थी वर्ग 2014 के बाद से एक नया वर्ग जो है भारतीय समाज में बहुत तेजी से उभर रहा है। तो मुझे उम्मीद है और मुझे पूरा विश्वास भी है कि जो अभी बजट आने वाला है, जो हेमंत सरकार के द्वारा बजट लाया जाएगा, उसमें इन सब बातों का ख्याल जरूर ही रखा जाएगा। और दोस्तों, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि ये जो आज की पूछताछ हुई है, इसको आप पूर्ण विराम ना समझ लें, इसको आप पहला स्टेप समझें।
ये जो पूछताछ हुई उसका आप समझिए कि पहला दिन है, और 1 से 2 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन का, ये कोई भी हो जिनसे भी, ये ईडी के पूछताछ का एक पैटर्न रहा है। वो पहले दिन पूछताछ करती है, फिर वो यहाँ से ले जाएगी जो भी इन्होंने आंसर लिख के दिया होगा उसको एनालाइज करेगी, जो इनके पास डॉक्यूमेंट्स से पहले से उसका मिलान करेगी, और फिर से नया क्वेश्चन का एक सेट तैयार करेगी और इनको फिर से बुलाएगी। लेकिन इनके पास अब बचने का मौका है। और जिसने भी ये प्लान किया बहुत ही सोच समझ कर प्लान किया है, क्योंकि अगर ये इससे पहले गए होते, मान लीजिए कभी 1 महीना पहले ईडी के पास वो आए होते, तो अब तक इनको दूसरी या तीसरी बार इनको जो ईडी का सामना करना पड़ता। और बहुत ही खतरनाक है ये जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो कानून है, ये बहुत ही खतरनाक। आप एक बार इसके चंगुल में फंस गए तो आपके निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें आपको सिद्ध करना है कि आप अपराधी नहीं है। ईडी को सिद्ध नहीं करना है कि आप अपराधी हैं, ये आपको जिस पर आरोप लगता है उसको सिद्ध करना पड़ता है कि मैंने ये काम नहीं किया है, या मैंने पैसे नहीं चुराए हैं, या मैंने मनी लॉन्ड्रिंग में मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, जो बहुत ही मुश्किल होता है। तो जिसने भी ये रणनीति बनाई है बहुत ही सोच समझ कर बहुत ही शानदार रणनीति बनाई है, क्योंकि इससे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कम से कम अब मई जून तक का समय जो है हेमंत सोरेन को मिल गया है। लेकिन खतरा ये है कि इसके बाद ही आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तो उस समय जो है हेमंत जी को जो है फिर से एक नई रणनीति बनाना पड़ेगा कि हम कैसे इससे हम निकल पाए। लोकसभा चुनाव तक तो निकल चुके हैं, मैं ये मानता हूं, जो जितना भी मुझे ईडी के कार्यप्रणाली के बारे में पता है उसके अनुसार कि वो अभी लोकसभा चुनाव तक के लिए इससे निकल गए हैं। अब इनको चिंता करनी विधानसभा चुनाव की, क्योंकि मई लास्ट तक जो है सो लोकसभा चुनाव परिणाम आवेगा, फिर जो है कुछ दिन सरकार बनने और इस सब में निकल जाएगी। तो आप समझिए कि अब ईडी का जो नेक्स्ट प्रहार तो ऐसे अभी ही होगा, लेकिन उससे बच जाएंगे। जो फिर से जो तीव्रता आएगी इस प्रहार में, ये आपको आएगी जून अंत या जुलाई के प्रथम सप्ताह से, और ये इनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि उसके बाद ही सामने जो विधानसभा का चुनाव है। तो जिस भगवान को ही मानते हैं हेमंत सोरेन जी, दुआ करें कि इससे निकल पाए। बस आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।